नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस के बारे में। तो क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस इंडिया में, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि पिछले 30-40 सालों से मैन्युफैक्चरिंग का शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज रिमेन कांस्टेंट एट 15%। जी हाँ दोस्तों, ये स्टैग्नेंट रहा है 15% पे। तो अगर इस तरीके से 15% पे ही रहेगा, जीडीपी में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर ये रहेगा तो आगे चलकर हमारा डेवलपमेंट और फास्ट कैसे होगा। हम कैसे एग्रीकल्चर से लोगों को निकालकर मैन्युफैक्चरिंग में डालें। अगर आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे तो उन लोगों का एग्रीकल्चर में परसेंटेज कम रहता है और मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में ज्यादा रहता है। सो दैट इज हाउ द पाथ इज। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारा स्ट्रांग नहीं हो रहा तो फिर वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू रिवाइव इट। तो इन सब पे बात करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बेसिक प्राइमर आपको समझ आएगा कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है आज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। उससे पहले दोस्तों, ये पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज हैं जो आप सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 इस लिंक से जाकर ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, 1 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। इट इज आइडियल फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। डू ज्वाइन। एंड ऑल्सो दोस्तों, करंट अफेयर्स का एनुअल जीके कंपाइलेशन 2020 है दोस्तों, एक अद्भुत कंपाइलेशन है सारे करंट अफेयर्स का फ्रॉम द ईयर 2020। इस लिंक से आप परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों, ये दो ग्राफ है दोस्तों आपके समझ के लिए। आप पहले एक बात समझिए कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। नाउ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का मैं आपके लिए 2 ग्राफ लेकर आ गया हूं। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पे बात कर रहे हैं। सो आप देखेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्कफोर्स में किस में है, एग्रीकल्चर। लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाला जीडीपी में भी एग्रीकल्चर है, 16%। दोस्तों 42% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनटू एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में, और वो सिर्फ 16% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। वाइल अगर आप सर्विसेज में देखोगे दोस्तों तो 32% पीपल आर इन सर्विसेज एंड हाउ मच आर दे कंट्रीब्यूटिंग, दे कंट्रीब्यूटिंग क्लोज टू 50%। एंड इंडस्ट्रीज का आप देखोगे तो इंडस्ट्री का 26.18 एंड दे कंट्रीब्यूटिंग 25%। नाउ इंडस्ट्री के अंदर ही दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर ही अब मैन्युफैक्चरिंग भी एक पार्ट आता है, उसके अंदर माइनिंग और सब कुछ आता है। अब जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री जो कि 25% ऑफ जीडीपी हमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसमें 26% के आसपास, उसमें से अब मैन्युफैक्चरिंग कितना करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे दोस्तों, ये ग्राफ 1960 से लेकर 2019 का ग्राफ है दोस्तों, एंड ये बिल्कुल स्टैग्नेंट है, बिल्कुल स्टैग्नेंट है। एंड एट 16%, 17%, 18%, दैट्स इट। 18% से ज्यादा इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन आज तक नहीं गया है, और ये ग्राफ से आपको सब समझ आता है। सो दोस्तों 32 लाख करोड़ रुपए का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर साइज है, 16% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और 12 करोड़ नौकरियां, जॉब्स वो जनरेट कर रहा है। लेकिन ये इनफ नहीं है, हमें इससे भी ज्यादा चाहिए। तभी जाकर इंडिया में एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी जो है एग्रीकल्चर में या कहीं पे भी, अब उसे कैसे हटाया जाए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में किस कंट्री का कितना शेयर है, तो आप देखो सबसे पहला, आप इंडिया को तो बाद में देखिए, सबसे पहले चाइना को देखिए, हल्क 28.5% के आसपास, ये है चाइना। नंबर 2 पे है यूएस 16%, 16.5%। नंबर 3 पे इंडिया, नंबर 3 पे जापान 7.2%। नंबर 4 पे है जर्मनी। नंबर 5 पे है साउथ कोरिया एंड नंबर 6 पे आता है इंडिया 3%, जबकि हमारा पॉपुलेशन सेकंड पे है और फर्स्ट पे आने वाला है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, 3%, दैट्स इट। और चाइना को आप देखिए, वो एक लीग अपार्ट है, लीग अपार्ट, इनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है चाइना से, 28.5%। सो अब दोस्तों समझते हैं एक बार इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ चाइना, ऑफ इंडिया, आई एम सो सॉरी। तो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बार समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोमिनेंट हुआ है। तो प्रोमिनेंट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बहुत लोग एग्रीकल्चर में घुसे, बहुत लोग एग्रीकल्चर में घुसे क्योंकि और कोई काम ही नहीं था, कुछ कर नहीं सकते थे। अब एग्रीकल्चर से धीरे धीरे
मैन्युफैक्चरिंग में डाला जाता है। आप ये बात समझ लीजिए दोस्तों, एग्रीकल्चर से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में डाला जाता है, इंडस्ट्रीज में डाला जाता है, जिससे धीरे धीरे सर्विसेज में डाला जाता है, तब एक कंट्री प्रॉस्परस होता है। तो अभी हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना तो डाल चुका है, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में डाल नहीं पाया है। लेकिन अगर हम इन्हें 3 फेजेस में समझने की कोशिश करें तो 1970s, 80s और 90s के क्या 3 फेजेस है? पहला है प्लान्ड डेवलपमेंट, दूसरा है लिमिटेड लिबरलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। सो दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जो सबसे पहले आए, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम था, वो है कि इंडिया को बिल्ड कैसे करें, इंडिया की इंडस्ट्रीज को बिल्ड कैसे करें। सो ये 3 फेजेस आए, एक आया प्लान डेवलपमेंट, एक आया 1980s एंड लेटर का, और एक आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले प्लान डेवलपमेंट पीरियड में क्या हुआ? सो दोस्तों, उसमें बेसिकली प्रोडक्शन पे ज्यादा दिमाग लगाया गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा दिमाग लगाया गया। उस समय लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से बिजनेस ओनर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एंड एक इंडस्ट्री सेटअप करना वॉज वेरी डिफिकल्ट उस समय। और एक स्पेसिफाइड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग, उन सबको लाइसेंसिंग लेना पड़ता था। फिर क्या हुआ 1980s एंड लेटर में, अभी लाइसेंसिंग का पूरा काम और इंडस्ट्रियल कंट्रोल जितना भी था इंडिया का, वो सब रिलैक्स किया गया एंड ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हुआ, फॉरेन कैपिटल हुआ, कंप्यूटर आया, और ये सारी चीज़ इस टाइम पे हुए। जिसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आया। एलपीजी रिफॉर्म्स कौन 3 सबसे दिग्गज लोग थे जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया था? आप बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक है पीवी नरसिम्हा राव, उनके अलावा 2 जन और कौन है ये आप बताइएगा दोस्तों। क्यों आया था एलपीजी रिफॉर्म्स? वो आया था क्योंकि बीओपी क्राइसिस चल रहा था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, हमारे पास डॉलर्स बचे नहीं थे। सो रियल चेंज टू इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंडस्केप तब आया। इस समय क्या हुआ, हम एफडीआई पूरा अलाउ कर दिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स अलाउ कर दिए, एंड इस वजह से पीएसयूज को जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिला हुआ था, अब वो हटकर, जो रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पीएसयूज जो कुछ सेक्टर्स थे उनको हटाकर अब ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी। A group of 34 tech intensive sectors were granted an automatic but conditional approval route for FDI, and गवर्नमेंट का इक्विटी होल्डिंग को अब 51% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये सारे चीजें चेंजेस आए थे ये 3 फेजेस में। लेकिन आज क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड इन द रीसेंट ईयर्स? तो दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट एक आया। मेक इन इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बल दिया गया, और मोबाइल फोन्स के साथ तो ये हुआ भी है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद पीएलआईएस स्कीम आया दोस्तों, आपको पता होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, उसमें बेसिकली गवर्नमेंट ये होप कर रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट हो, और इंसेंटिव दिया जा रहा है कंपनीज को ताकि वो अपना सेल्स और बढ़ा पाए डोमेस्टिक यूनिट से। लेकिन पीएलआईएस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसे लिंक करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट से। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करोगे तो ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो इकोनॉमी को इतना बेनिफिट नहीं करेगा, खाली बिजनेस ओनर्स को करेगा। थर्ड अगर हम देखें तो दोस्तों वो है अट्रैक्टिंग एफडीआई। एफडीआई हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। यूएनसीटीएडी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया टॉप 10 रिसिपिएंट्स में से आता है साउथ एशिया में इन 2019, जो कि हम क्लोज टू $49 बिलियन, 3.5 लाख करोड़ रुपए, 16% इंक्रीज के साथ हमने इस साल लिया है 2019 में। हाउएवर मच मोर नीड्स टू बी डन। तो फिर अब क्या करना बाकी रह गया? क्या करना बाकी रह गया वो देखने के लिए आप देखिए एफडीआई इनफ्लो 2000 से 2020 के बीच में कहाँ कितना आया है। ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा आया है, फिर केमिकल्स में, फिर ड्रग्स एंड फार्मा में, फिर फूड में, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम है अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स क्या है और इसे रिजॉल्व कैसे करें? प्रॉब्लम तो बेसिकली यही है ना कि 15% ऑफ जीडीपी पे ही अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। गवर्नमेंट का एस्पिरेशन तो 25% ऑफ जीडीपी पे है। तब वो गवर्नमेंट तब सोचेगा कि हाँ चलो अब वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड जीडीपी अब हमारा राइज करे, लेकिन ये तो सिर्फ 15% ऑफ जीडीपी पे। टू चेंज दिस, इंडियन फर्म्स हैव टू डू मोर टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, जैसे चाइना धीरे धीरे किया। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर देखोगे तो ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल में तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हम दूसरे सेक्टर्स में नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमें जानना जरूरी है। दूसरा ये हुआ है कि क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्रीज बन के रह गए हैं फॉरेन प्लेयर्स के लिए। वो क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरर खुद से इनोवेशन के थ्रू प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। हमें बस एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और हम उसे मास मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना ही इनोवेशन भी लेकर आए तो बहुत अच्छा हो। नंबर 3, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शंस जितना भी है रेगुलेटरी लेवल पे, वो धीरे धीरे करके हमें कम करना जरूरी है, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन को
जगह नहीं मिलता, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ प्रोटेक्टेड है ही। नंबर 4, एट द सेम टाइम एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अगर आप देखोगे, सो दे हैव लॉन्ग बीन इग्नोर्ड बट दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। एमएसएमई में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा। एंड लास्टली, हमारा जो लीगल इन्वायरमेंट है वो इतना ख़राब है कि हमें ग्रोथ के लिए डिस्करेज किया जाता है। एंड हमारा जो कंप्लायंस कॉस्ट है लार्ज कंपनीज के ऊपर, वो इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े कंपनीज यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कंप्लायंस बहुत है यहाँ पर। तो बेसिक मोटिव ये है गवर्नमेंट का कि वो जीडीपी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग को 15 के जगह 25 तक लाए। ये हमारा ब्रॉड एम अगर नहीं होगा तो ये डेकेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट द मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस इज ऑल अबाउट। अगर आप फार्म डिस्ट्रेस देखो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि आप फार्म डिस्ट्रेस देखिए 2018-19 में 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ लोग इंडिया के फार्मिंग में हैं, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल एंगेज है 41%, जबकि यूएस में कितना है, सिर्फ 1% फार्मिंग में है दोस्तों, और वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। कनाडा में 1%, चाइना में 25% लोग हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंडिया में 41% ऑफ द पीपल आर इनटू फार्मिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग लेस $282 बिलियन ओनली। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि फार्म प्रोटेस्ट के पीछे एक्चुअल में ये है कि हमें इन सबको उठाकर मैन्युफैक्चरिंग में डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा जॉब मिल सके, रेम्यूनरेटिव जॉब हो सके। नहीं तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इतना रेम्यूनरेटिव नहीं है, फार्मिंग है नहीं, लेकिन लोग करे क्या। तो आप देखिए, आप ये वर्ल्ड से हम हमें कंपेयर करेंगे तो वी आर इन अ वेरी 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 डायर स्टेट, वी अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस ऑल अबाउट, कि हम 15% ऑफ जीडीपी पे ही अटके हुए हैं डेकेड से, और इसे रिवाइव कैसे किया जाए। तो दोस्तों ये था पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस के बारे में। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस एंड जनरल लर्निंग। बहुत बहुत काम का होगा ये क्वेश्चंस, इसके आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। और बेसिकली इंडिया को ग्लोबल मार्केट के साथ निकलना अब ज़रूरी है, और ये 4 पॉइंट्स में सारे प्रॉब्लम्स को स्टेट कर दिया गया है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत काम आएगा आंसर राइटिंग में भी, और बेसिक थीम समझने के लिए इंडिया का इकोनॉमी को लेकर क्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुँचाइए, उन्हें भी पता चले इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस के बारे में। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.